नमस्कार, मैं हूं करमवीर और आप देख रहे हैं हमारा रोजाना का कार्यक्रम देश और दुनिया। और हमारे साथ हैं वरिष्ठ पत्रकार अफरोज रिजवी सर। सर, बहुत बहुत स्वागत है आपका। नमस्कार। आज का कार्यक्रम शुरू करने से पहले मैं आपको एक कहानी सुनाता हूँ। कहानी कुछ यूं है कि एक बैंक था और उस बैंक में एक आदमी रोज आता था और लाखों रुपए जमा करता था। कई दिन बाद उस बैंक के कैशियर ने ये खबर उस बैंक के मैनेजर को बताई कि एक साहब, एक आदमी आता है और वो 1 लाख 2 लाख रुपया पर डे जमा करता है। तो बैंक मैनेजर ने कहा कि कल जब वो आए तो उसे मेरे केबिन में भेजना। तो दूसरे दिन जब वो पैसा जमा करने आया तो मैनेजर के सामने उसे पेश किया गया। तो मैनेजर ने पूछा कि आखिर में तुम ऐसा कौन सा बिजनेस करते हो कि तुम्हें रोज 1-2 लाख रुपए का प्रॉफिट होता है। तो उसने कहा, साहब मैं कुछ नहीं करता हूँ, मैं शर्त लगाता हूँ। तो मैनेजर ने कहा, यार शर्त लगाते हो तो हारते भी हो गए। तो उसने कहा, कतई नहीं साहब, मैं कभी शर्त नहीं हारता। तो मतलब शर्त लगा के पैसा हाँ, कमाते। शर्त लगा के कमाता था। तो बैंक मैनेजर ने कहा कि ठीक है, मुझसे कोई शर्त लगाओ और जीत के दिखाओ। तो उसने कहा, ठीक साहब, कल मैं आऊंगा तो शर्त लगाऊंगा आपसे। दूसरे दिन वो आया, फिर उसने पैसा जमा किया रोजाना की तरह और बैंक मैनेजर ने उसको याद दिलाया कि शर्त वाली बात। तो उसने कहा, साहब ठीक है, मैं शर्त लगाने तैयार हूँ, मैं आपके जिस्म से ताजमहल निकाल के दिखा दूंगा। मैं आपके जिस्म से ताजमहल निकाल के दिखा दूंगा। तो बैंक मैनेजर हंसा। उसने कहा कि तुम यार मेरे जिस्म से ताजमहल कैसे निकाल के दिखा दोगे। तो उसने कहा, नहीं साहब मैं दिखा दूंगा। तो डेट और टाइम फिक्स हो गया, मुकर्रर हो गया। तो उस डेट और टाइम पे वो शख्स एक आदमी के साथ मैनेजर साहब के घर पहुंचा। मैनेजर साहब चूंकि टेंशन में थे, ताजमहल का मामला था, उनको ये भी पता था कि ये शर्त हारता नहीं है। तो उन्होंने ताजमहल जहाँ है आगरा में, वहाँ एक इंजीनियर लगाया और सीसीटीवी कैमरा लगवाया और उस इंजीनियर से कहा कि देखना 1 इंच भी ताजमहल अगर हिले डुले तो मुझे खबर करना। और खूब सारा लंगोट अंडरवियर मतलब सब पहन वहन के वो बैठे हुआ है अपने मुकर्रर टाइम पे। तो मैनेजर साहब ने कहा, हाँ भाई वो निकालो ताजमहल। तो उसने कहा, ठीक साहब आप निवस्त्र हो जाइए, मैं निकाले दे रहा हूँ। तो चूंकि शर्त थी तो मैनेजर साहब निवस्त्र हो गए। निकला और निकाला गया कुछ नहीं, ताजमहल निकला नहीं। तो मैनेजर साहब हंसे। तो उन्होंने कहा कि यार तुम तो हार गए, तुम तो कह रहे थे कभी हारते नहीं। तो उसने कहा, साहब इनको जो मेरे साथ आए इनको आप पहचानते हैं। तो मैनेजर ने कहा, देख के गौर से कहा, हाँ ये हमसे पहले हमारे ही बैंक में मैनेजर थे, मैंने इनको बेइज्जत करके निकाला था। तो उसने कहा, जी साहब, मेरी आपकी शर्त 5 लाख की थी ताजमहल पे। इनसे मैंने शर्त लगाई थी कि अगर मैं मैनेजर साहब को निवस्त कर दूं तो कितना दोगे, 10 लाख रुपए। तो हुजूर आपका 5 लाख ये लीजिए और 5 लाख जो मैं जीता हूँ सर वो मेरे अकाउंट में जमा करा दीजिए। इस कहानी का लब्बो लुभाव जो है वो हमारे देश से है। हमारे यहाँ हरे रामा हरे कृष्णा मूवी में एक गाना था, देवानंद साहब की बहुत मशहूर मूवी है कि देखो ये दीवानों ऐसा काम न करो, राम का नाम बदनाम न करो। अब आज के दौर में कुल मिला के देखा जाए तो हिंदू मुसलमान देश में है। राम का नाम बदनाम करने के लिए अलग अलग तरीके हैं। दलित, अब राम जी लाल सुमन उनका नाम है, राम जी लाल, करनी सेना उनके पीछे पड़ी है। ये नई सेना निकली है, अखिलेश यादव तो बता रहे थे ये हिटलर वाली सेना है। अब जो करनी सेना के लोग हैं उनको खुद नहीं पता कि करनी माता थी कौन। हुमायूं को उन्होंने राखी भेजी थी, बहुत सारे लोगों को नहीं पता होगा करनी माता जो थी उनके बारे में नहीं पता होगा। और राणा सांगा की पत्नी थी, उनके पुत्र थे दिग्विजय सिंह जो राणा सांगा के बाद मेवाड़ के राजा हुए थे। अब आज कल राम के नाम पे क्या है, राम नहीं रहीम जी हैं जो पैरोल फैरोल पे छूटा करते हैं। आसाराम बापू हैं, वो भी राम उनके भी नाम में है। एक नाम आप लोग भूल गए होंगे, राम रहीम। रामपाल महाराज, जो हाथरस में एक भगदड़ हुई थी पिछले साल, उनकी कथा में उनकी धूल छूने के लिए उसमें क्या हुआ पता ही नहीं चला। एसआईटी वेसाईटी बनी थी, योगी जी ने बनाई थी, क्या हुआ भगवान जाने। तो आज का मामला जो शुरू करेंगे उससे पहले एक चीज और बता दें। एक नवभारत टाइम्स के वरिष्ठ पत्रकार हैं दीप सिंह। आज चूंकि अम्बेडकर जयंती है तो लाजमी बात है आज उनको याद करना चाहिए। बाबा साहब भीमराव अम्बेडकर भारत रत्न रहे हमारे, संविधान उन्होंने देश को दिया, दलित थे और उसके बाद भी उन्होंने पढ़ाई लिखाई की, अच्छी पढ़ाई लिखाई की। तो दीप सिंह जी ने एक आर्टिकल लिखा है नवभारत टाइम्स में कि सभी नेताओं को अम्बेडकर इस समय क्यों याद आ रहे हैं, अम्बेडकर शरणम गच्छामि, पढ़िएगा जरूर। तो शीर्षक। शीर्षक है उसका, अम्बेडकर शरणम गच्छामि। तो सर आज का मामला शुरू करते हैं जी। उत्तर प्रदेश से ही। जी। तो उत्तर प्रदेश में कि फिरोजाबाद की एक पुलिस की लापरवाही का बेहद हैरान करने वाला एक मामला सामने आया जी। है। यहाँ चोरी के मामले में एक थे राजकुमार मिस्टर जी। और पप्पू। तो 82 की एक कार्रवाई होती है
जिसमें गिरफ्तारी और कुर्की का होता है। तो एक सीजीएम मैडम थी जिनका नाम है नगमा खान। तो नगमा खान मैडम ने वो आदेश जारी किया कि भाई इसकी कुर्की करो, गिरफ्तारी करो। हाँ, उनकी कोर्ट में चोरी का मामला आया था। हाँ, चोरी का मामला आया था। तो ये पेशी पर गया नहीं, जी। तो हाजिर होने के लिए उन्होंने वारंट जारी किया। तो वहाँ एक दरोगा थे सर, मिस्टर बनवारी लाल। अब चूंकि यूपी में आजकल हिंदू मुसलमान मंदिर मस्जिद चल रहा है, तो बनवारी लाल ने सोचा कि दरोगा साहब ऐसा ही सामने कि अगर भाई योगी जी की नजर में चढ़ना है और कुछ चाहिए हुई तो ये नाम तो नगमा खान ही है। और बनवारी लाल ने अपना करिश्मा दिखाया और कांड किया। और पहले नगमा खान मैडम के घर गए, दबिश दिए। उसके बाद अभी 23 मार्च को जब लगी थी तो पहुंच गए फिर। नहीं, मैं आपका कहने का मतलब ये है कि आरोपी पप्पू राजकुमार को ढूंढने के बजाय वो नगमा खान को नगमा खान को अभियुक्त मान के ढूंढने लगे। क्या कहेंगे सर सीजीएम है। हाँ, तो क्या कहेंगे इस पे सर? अब हैरत की बात है कि पुलिस मतलब इस हद तक गिर जाएगी कि उसको ये नहीं मालूम कि जिस कोर्ट में आकर के वो हाथ जोड़ करके खड़ा है। हाँ, और वहाँ रिक्वेस्ट भी कर रहा है कि उनकी गिरफ्तार और वो वहाँ से करना है। उन्हीं के आदेश पर वारंट पर सीजीएम के हुक्म पर वारंट तामील करने जा रहा है। और पता नहीं कहाँ से उसने उनका नाम जोड़ दिया। नगमा उसको कोर्ट का नाम ही नहीं मालूम कि जज साहब का क्या नाम है। हाँ, मतलब सीजीएम के नाम को ही तलाश में सीजीएम के यहाँ पहुंच गया। सीजीएम ने पूछा भी तो कहा हम गए थे उनके घर, दबिश भी डाले, लेकिन वो मौके गिरफ्तारी के लिए। हाँ, मौके पे मिली नहीं। अब वो मतलब ये कि वो हैरत में पड़ गई कि मुझे ही गिरफ्तार करने गया था। उन्होंने तो अपना माथा पीट लिया। तो उन्होंने उससे पूछा, जो नहीं उसने रिपोर्ट लगाई कि मैं नगमा खान के घर गया था और वो मौके मौजूद नहीं थी। हाँ। वो रिपोर्ट पढ़ के वो चकरा गई, ये तो मुझे ही ढूंढ रहा है। ये तो मेरी गिरफ्तारी के लिए गया था। हाँ। बड़ी फटकार लगाई उन्होंने। यूपी की जाबाज पुलिस है। और फिर एसपी को उन्होंने मतलब रिपोर्ट तलब की कि कैसे इसको क्या ट्रेनिंग दी गई, कैसे क्या है। तो बहरहाल एसपी ने उसको सस्पेंड कर दिया। सीजीएम ने आईजी आगरा को भी लिखा है कि इसके खिलाफ कार्रवाई की जाए। इस तरीके से अगर पुलिस जज को ही ढूंढने लगी मुजरिम मान के। सर देखिए, यूपी पुलिस जब मुंह से ठा ठा का आवाज निकाल सकती है, हम तो मानते हैं पुलिस की अकल घुटने में होती है। आप कोई एफआईआर उठा के इनकी देख लीजिए, आप 4 बार उस एफआईआर को पढ़िए, आपकी बेल वैसे हो जाएगी। इतनी कमियां वो बताए होंगे। नहीं, बहरहाल ये बहुत ही शर्मनाक और बहुत ही हैरत में डालने वाला मामला है कि इतने दिन से वो थम्मन तामील करते थे तो उनको कोर्ट का नाम नहीं मालूम। तो उन्होंने ऐसे पता नहीं कितने लोगों को किया होगा। एक सर मामला आया है दिल्ली देहरादून में इकोनॉमिक कॉरिडोर। आजकल कॉरिडोर का हमारे यहाँ दौर चल गया है, यूपी हो चाहे नितिन गडकरी जी देश में हो। तो वहाँ पे जमीन का मामला था, जिसमें एक गांव है वहाँ का बड़ौत का बिजरौल गांव के बलवान बेटे यशपाल की 5 एकड़ कृषि भूमि थी, उसी को लेके मामला था। तो यशपाल की बेटी बंसिका है, उनका कल विवाह हुआ है, तो वो धरने बैठ गई थी उस जमीन के। क्या कहेंगे सर, ये देश में हो क्या रहा है? अब देखिए, ये है कि ये जो भूमि अधिग्रहण का मामला है ये प्रशासन करता है सरकार के कहने पर। और ये विकास का मामला है या क्या कौन सा प्रोजेक्ट है जिसमें कॉरिडोर, आर्थिक कॉरिडोर बनने जा रहा है, इकोनॉमिक कॉरिडोर, तो बहरहाल वो प्रोसेस है, होना चाहिए। लेकिन सर हमारा सवाल ये था कि अगर आप विकास इतना तेजी से आप कॉरिडोर पे कॉरिडोर बनाते जा रहे हो, भैया खेतवा में अनाज, जब खेतवा नहीं बचेगा तो अनाज नहीं पैदा होगा, तो क्या उसमें अपार्टमेंट में गमले में धान उगाएंगे लोग? ठीक है, विकास करो, विकसित भारत 2047 बोले हैं ना मोदी जी, तो अभी काहे परेशान हो? 2047 थोड़ा ना अभी आ गया है। हाँ, लेकिन इस मामले में हुआ यही कि वो ये लोग तो उसके अधिग्रहण के खिलाफ कोर्ट गए हुए थे, लेकिन उसके बावजूद भी आयन उस दिन वो लोग नपाई और कब्जा लेने पहुंच गए अधिकारी। जिस दिन उसके शादी थी नहीं, मतलब शादी के दिन पहले परिवार में लड़की की। तो लड़की ने जब ये देखा कि वहाँ नापने आए हैं, तो उसके पिता और माता भागे उधर कि जमीन बचाए, पहले चल के मान सम्मान बचाए अपना। आन शादी के टाइम तो लड़की भी दुल्हन बन चुकी थी और साथ में उनके भागे। और वहां जाके वो बाकायदा धरने पर बैठ गए कि अब मैं शादी नहीं करूंगी, मुझे अपने इसको बचाना, मान और सम्मान, धर्म को अपने। तो आखिर में अधिकारियों को लौटना पड़ा, लौट गए और बाद में उसकी शादी हुई। तो इस तरीके के मामले हो रहे हैं। मतलब वो बेटी तो बहादुर थी, अपने बाप की रक्षा में गई थी कि जमीन और पिता का सम्मान नहीं रहेगा तो हम शादी करके क्या करेंगे, लेकिन बेटी ने बहादुरी का परिचय दिया। 2 मामले हैं, साथ क्लब करना चाहूंगा सर। आदरणीय हमारे जो अविनाशी हैं प्रधानमंत्री मोदी जी, वो हरियाणा गए थे आज जी। तो उन्होंने एक वहां पे वक्तव्य दिया कि पंचर बनाने वाले मुसलमान वाला। तो क्या सारे जो मुसलमान हैं
सब पंचर बना सब पंचर बनाते हैं। अब अगर सब पंचर बनाते हैं तो अजीम प्रेम जी हैं, विप्रो के मालिक हैं, वो पंचर बनाते हैं। लुलु मॉल के मालिक जो हैं, क्या वो पंचर बनाते हैं? सिप्ला के मालिक जो हैं, क्या वो पंचर बनाते हैं? भाजपा में नजमा हेपतुल्ला महोदया गई हैं, क्या वो पंचर बनाती हैं? शाहनवाज हुसैन है, अब मुख्तार अब्बास नकवी हैं, क्या ये सब पंचर बनाते हैं? मेरा ये जानना, हमदर्द के मालिक जिनके पीछे भी लाला रामदेव पड़े थे, क्या वो पंचर बनाते हैं? तो मोदी जी पंचर बनवाने का तो जिक्र कर दिए, उनको लगा कि भाई पंचर बनाता है आदमी, और तो कुछ बनाता नहीं है, मुसलमान है तो। और मुसलमानों बड़े खैरख्वाह बन रहे हैं वक्त दिन को लेकर हमारे आदरणीय मोदी जी। और गृह मंत्रालय ने गुजरात दंगा पीड़ितों के बच्चों, परिजनों और सरकारी भर्ती में मिलने वाली जो छूट थी, जो 2002 का दंगा था, याद कीजिएगा, जिसमें मोदी जी पे भी आरोप लगा था दंगे के बाद। हाँ, हालांकि उसके बाद में साबित नहीं हुआ। अभी 28 मार्च को ही जब वक्फ बिल पास हो रहा था, उसी दौरान 28 मार्च को केंद्रीय गृह मंत्रालय के उप सचिव पी वेणुकुट्टन नायर द्वारा जारी इस आदेश में गुजरात के मुख्य सचिव को संबोधित किया गया है कि 2007 में जारी किए गए पहले के आदेश का हवाला देते हुए कहा कि आयु में छूट को तत्काल प्रभाव से वापस ले लिया जाए। तो ये मुसलमान के कैसे ही तैसे हैं सर। तो अब तो और पंचर जोड़ने लगेंगे इनके दौर में। वो कांग्रेस की बात कर रहे हैं। हाँ। कि कांग्रेस के दौर में वक्फ को लेकर के इतना खेल किया गया कि वो लोग पंचर जोड़ने पर मजबूर हो गए। तो कांग्रेस पंचर जोड़वाती थी। अब जो आपने आयु सीमा को लेकर के ये आदेश वापस लिया गुजरात दंगों को लेकर के, और उसमें लिखा, खबर मैंने पढ़ी, मैंने उसमें लिखा भी है कि ज्यादातर चूंकि मुस्लिम का नुकसान हुआ उसमें और नहीं नौकरी की थी, तो ये तो कहा नहीं गया सीधे आदेश में कि क्यों वापस लिया जा रहा। हाँ, ये बताया नहीं गया, कारण नहीं बताया, लेकिन उसको रोक दिया गया है तत्काल प्रभाव तो अब ये बताइए कि जिनके बच्चे नौकरी नहीं पाएंगे, आयु सीमा रिलैक्स नहीं तो पाएंगे, पंचर बनाएंगे, तो वो तो पंचर ही बनाएंगे। और फिर मोदी जी बताएंगे तो कि मोदी जी सही कह रहे हैं कि भैया कुछ नहीं विकल्प बचता तो आदमी पंचर बनाता है। हाँ? क्योंकि ये तो योगी जी भी कई अपने भाषण में कह चुके हैं कि होश में आ जाओ वरना पंचर बनाते दिखोगे, रिक्शा चलाते दिखोगे, कटोरा लेके। पंचर हिंदू भी बनाता है, ऐसा थोड़ा ना है कि पंचर कोई धर्म विशेष के लिए थोड़ा ना कि पंचर बनाएगा। एक सोच बना ली कि हवा पंचर मुल्ला जी ही बनाते हैं। नहीं, फिर एक सवाल ये भी है सर कि अगर हर चीज बताते हैं कि ये कांग्रेस की सरकार में भी हुआ था, मान लीजिए भाजपा सरकार में इस समय कोई भ्रष्टाचार हो रहा है, कहीं कोई स्पीकर लोकसभा के जो ओम बिरला हो, चाहे सभापति राज्यसभा हो जगदीप धनखड़, कुछ कहते हैं करते हैं उल्टा सीधा करते हैं। नहीं, कांग्रेस सरकार में भी ऐसे होता था, जैसे राज्यपाल वाला भी मामला हुआ, एल रवि वाला तमिलनाडु। तो यही कह के तो ये आए थे 2013 में भाषण जब दे रहे थे बदलेंगे देश को, कि हम देश में बदलेंगे, हमको लाओ। हमको लाओ। 2013 से एक्सरसाइज शुरू हो गई थी। 14 में इलेक्शन हुआ कि हमें चौकीदार चुनो। वहाँ पहले चौकीदार थे, फिर प्रधान हुए, फिर प्रधानमंत्री, प्रधान सेवक हुए, पता नहीं क्या हुए, वो तो चाय वाला। ये तो आप किसी के सामने भक्त के सामने अगर पूछ लीजिए कि भैया तो कह रहे थे कि हम ये करेंगे काला धन लाएंगे, दाऊद को लाएंगे, इनको लाएंगे, हम मेहुल भाई को भ्रष्टाचार खत्म कर देंगे। इनके दोस्त हैं मेहुल भाई। हाँ, तो अब वो इसमें जो है कि जब नहीं होता तो कहते हैं कांग्रेस की गवर्नमेंट में नहीं होता था, कांग्रेस की गवर्नमेंट को आप लोगों ने भुला दिया। तो खैर बहरहाल अब भाई देखिए, अपनी सरकार चलाने के लिए सब कुछ करना पड़ता है। अब मेहुल चौकसी का भी यही मामला है, वो विदेश में ऐश कर रहे हैं, एक वकील कर लिया है, वो तरह तरह के बहाने बनाता है, लेकिन अभी सुना उसकी गिरफ्तारी। हाँ, अभी उस पर आएंगे सर। अब आप लोग जानते होंगे मोदी जी के एक मित्र है अडानी जी, गौतम अडानी। तो हमारे जो वीडियो एडिटर हैं विक्की मामा हमारे, वो भी मिर्जापुर से आते हैं, उनके लिए कान खड़ा करने वाली खबर है। तो मिर्जापुर में एक पावर प्लांट बन रहा है, तो उसके लिए गौतम अडानी ने मिर्जापुर थर्मल एनर्जी प्राइवेट लिमिटेड, उसके नाम पर यह है ददरी खुर्द गांव है मिर्जापुर का। तो उसमें 1600 मेगावाट का कोयला आधारित अल्ट्रा सुपर क्रिटिकल थर्मल पावर प्लांट की स्थापना 11 अप्रैल 2025 को एक जन सुनवाई की गई कि वहाँ एक जंगल है। ये मुद्दा मैं इसलिए लेके आया हूँ सर, अभी आपको याद होगा हाल में ही तेलंगाना में एक जंगल को लेकर विवाद हुआ था, इसमें सैकड़ों जानवर जो है चिल्लाते हुए पशु पक्षी घूम रहे थे, उसका सोशल मीडिया बहुत वायरल हुआ। छत्तीसगढ़ में एक हंसदेव का जंगल है, उसके लिए हो, वहां भी अडानी का ही मामला है, लोगों को फर्जी नक्सली बना के मार दिया गया। अब यही काम उत्तर प्रदेश में हो रहा है कि पावर प्लांट के नाम पर
एक जन सुनवाई की गई जिसमें पूर्व ऊर्जा राज्य मंत्री उत्तर प्रदेश के भाजपा के विधायक मढ़ियाना के विधायक रमाशंकर सिंह पटेल, अपर जिलाधिकारी वित्त और राजस्व प्रसाद शुक्ला, क्षेत्रीय पर्यावरण अधिकारी सोनभद्र और अडानी ग्रुप के चेयरपर्सन दिनेश सिंह मौजूद थे। इन्होंने आपस में मियाँ मतलब घर की मुर्गी और घड़ी का मसाला अपना सब कर लिया और बता दिया हाँ जन सुनवाई हो गई, सब मामला ओके है, जंगल काट दिया जाए या जो भी हो जाए, जो भी किया जा सके। तो जंगल खत्म कर देंगे एक अपने दोस्त के लिए सर देश में, तो ये हमारे आपके लिए तो हम आप तो चलिए बैनामा करा लेते हैं, 600 स्क्वायर फीट ले लिए, 1200 स्क्वायर फीट घर बना लिए। जंगल के जीव जंतु पशु पक्षी पर्यावरण इसका क्या होगा सर? पूरी दुनिया में ग्लोबल वार्मिंग हो रही है, इस बार बताया जा रहा है गर्मी ज्यादा पड़ेगी। यहाँ इस प्रोजेक्ट को लेके यही कहा जा रहा है कि इसमें जो लोग प्रभावित पक्ष है जी उसको जन सुनवाई में नहीं बुलाया। हाँ, खानापुरी के लिए ये जन सुनवाई की गई कि इस प्रोजेक्ट बनने जा रहा है, इससे विकास होगा, नौकरी मिलेगी, महिलाओं को मिलेगा, रोजगार मिलेगा, सारी अच्छी अच्छी बातें बता दी गई। हकीकत ये है कि इसके जो लोग प्रभावित पक्ष है या जो जीव जंतु हैं उनकी आवाज़ भी वही लोग उठाते हैं जो कि इसका दर्द रखते हैं कि अगर यहाँ ये बनेगा तो यहाँ का पर्यावरण खराब होगा और बिल्कुल सब खत्म हो जाएगा। तो अब आप कह रहे हैं कि वो किसके दोस्त हैं अडानी साहब, गौतम अडानी? हम नहीं कह रहे, तो विपक्ष कहता है, राहुल गांधी तो अक्सर कहते हैं। तो वो हाँ वो राहुल गांधी डबल ए की बात करते हैं कि 2 ए हैं, कहाँ से शुरू करूँ, कौन वाला ये बताऊँ। तो बहरहाल ये है कि अब उनका प्रोजेक्ट है। अब हमारा तो ये है कि मानना कि भाई समाज में जो अगर न्याय देना है तो उस पक्ष को सुनने के बाद एक शुरू। सर एक हम लोगों ने डिस्कस किया था पिछले दिनों कि वो एक सास थी सपना, अपने दमाद राहुल के साथ भाग गई थी और दोनों 6 अप्रैल से फरार थे। तो उनकी लोकेशन पहले रुद्रपुर उत्तराखंड मिली, देवभूमि पहुंच गए, देवताओं के दर्शन किए होंगे, गंगा नहाए होंगे, पापा धुले होंगे। अब पता चला है कि वो जो गुजरात मॉडल है देश में मोदी जी का गुजरात, अब वो लोग गुजरात में विचरण कर रहे हैं, सबसे सेफ जगह। क्या कहेंगे सर? वो गुजरात में वो भी है, वो जो सिद्धू मूसेवाला या कौन थे जिनकी हत्या किया था, वो जिसका नाम अतीक की हत्या में भी आया था, वो भी वहीं उसी जेल में बंद है, साबरमती की जेल में। क्या कहेंगे? तो वो लड़का जो राहुल था जिस शादी के लिए आया था, होने वाला दामाद था, वो सास को लेकर के रफू चक्कर हो गया। अब वो तो रफू चक्कर क्या हुआ, सास ही राजी थी उसके साथ जाने को, तो बड़ा लोग चली गई उसके साथ। तो अब ये खबर चली बड़ी तेजी से कि दामाद सास को लेके भागा, और उसमें जितनी कहानी थी कि उसने अपने ससुर से भी कहा 20 साल बहुत हो गए तुम्हारे साथ रह ली, अब तुम इसको भूल जाओ। इस तरह की तमाम कहानियां चली। लेकिन अब ये है कि पुलिस उसको बरामद नहीं कर पा रही है। इसमें हुआ होगा मामला ये कि जो रखा पैसा और वो जेवर लेके गई है, उसकी बरामदगी के लिए पुलिस इसकी तलाश कर रही होगी कि, और उसने हो सकता है कि अपहरण का केस भी दर्ज कराया हो कि पत्नी का हमारे अपहरण हुआ है। तो अब वो पुलिस लोकेट नहीं कर पा रही है, तो उसके घर वालों का पता करा रही कौन कहाँ। तो उसका एक जीजा योगेश है, वो वहाँ पर गुजरात में नौकरी करता है, कोई काम करता है। तो गुजरात अभी संभावनाओं पर चल रहा है कि नहीं है ये नहीं मालूम। जो अभी हैरत की बात है कि पुलिस अभी तक उसका पता ही नहीं लगा पाई कि वो औरत गई कहाँ। एक मामला सर यूपी के कानून व्यवस्था से जुड़ा है। पिछले दिनों सुप्रीम कोर्ट ने भी सख्त टिप्पणी की थी, जज साहिबा का भी हम लोगों ने जिक्र किया ही। कासगंज में 10 अप्रैल को एक 17 साल की लड़की के साथ उसके मंगेतर के सामने गैंगरेप किया 10 लोगों ने, सामूहिक ये स्थिति है। अभी बनारस में 23 लोगों ने था। हाँ, उसमें मिस्टर गुप्ता जी की बात तो यही है भाई। अब जो सूबे के सीएम साहब है वो एक बात बार बार कहते हैं कि भाई यहाँ पर अपराध का अंत हो चुका है। अब कहाँ 8 लोग गिरफ्तार हैं सर, 2 फरार हैं। उसमें मजेदार बात है, एक सज्जन है अखिलेश प्रताप सिंह गब्बर, अपने नाम लिखते हैं एपीएस शॉर्ट फॉर्म में, दाढ़ी रखे हैं। आजकल जो नवयुवक खासतौर से हिंदुओं में दाढ़ी रख के चल रहे हैं, तुषार जी के लिए नहीं कह रहे हैं, और टीका लगा रहे हैं, उनसे सतर्क रहिएगा। वो सब जान लीजिए कि हाँ वही सेना वाले ही हैं, बिल्कुल साफ मैं बता रहा हूँ। तो ये अखिलेश प्रताप सिंह जो गब्बर थे, ये बताए जाते हैं, एक कई बार विधायक और पूर्व सांसद के साथ इनको देखा गया है। वहाँ के विधायक हरिओम वर्मा के और विधायक सदन देवेंद्र राजपूत के बड़े करीबी मतलब वो बाहुबली टाइप है। और पूर्व विधायिका अनीता लोधी पर हमले के आरोपी भी कई मामले हैं। अब इसमें मजेदार बात हुई सर, मोदी जी डिजिटल युग करते हैं। डिजिटल युग में क्या हुआ, इन भाई लोगों ने साली रेप नहीं किया,
5,000 रुपया मंगेतर से यूपीआई के थ्रू ट्रांसफर कराया, आपदा में अवसर, ठीक। 5,000 रुपए लिए यूपीआई के थ्रू, मौके से फरार हो गए। सोने की चैन टॉप्स भी लिए। इतना सब किया, मतलब अपना जो जो कर सकते थे दुष्कर्म के साथ, मतलब इतना घिनौना कुकृत्य। और जब पुलिस इनको थाने पे लेके आई तो वो जो सफेद शर्ट में थे अखिलेश प्रताप सिंह एपीएस साहब, ये बाकी आप उस फोटो को गौर से देखिए, सब नंगे पैर हैं, ये भाई साहब जूता उता पहने हैं, और सब लोग हाथ जोड़ के लाइन से जा रहे हैं, ये भाई साहब हाथ नीचे किए वो मुस्कुरा रहे हैं। मतलब ये कॉन्फिडेंस है उन्हें ना, क्योंकि उनका नाम अखिलेश प्रताप सिंह है एपीएस, तो जान रहे हैं कि क्या होगा। अभी सुब्रमण्यम स्वामी ने भी, अभी एक मुद्दा है उससे भी आएंगे, सुब्रमण्यम स्वामी ने भी योगी जी के लिए कहा है। करनी सेना का आप लोगों ने देखा ही, आगरा में जो किया, तलवारें लहराई गई, और अखिलेश यादव से लेकर पूर्व मुख्यमंत्री है भाई हमारे यहाँ के, जेड प्लस के साथ सिक्योरिटी है उनको। तो क्या कहेंगे सर इस मामले में? देखिए कोई भी हो, इसमें जात का मामला तो नहीं, लेकिन ये कि हम कुछ कहेंगे उस पर, लेकिन ये ज़रूर है कि जिस तरीके से अभी पिछले दिनों बनारस उस लड़की के साथ हुआ, वो भी बहुत कमसीन लड़की हाँ, उसमें तो प्रधानमंत्री जी ने एयरपोर्ट पे तो लोगों ने 7 दिनों तक उसके साथ कार्रवाई की मांग की। और यहाँ पर पुलिया के नीचे वो लोग बैठे हुए थे, वो पति के साथ मंगेतर के साथ राशन कार्ड बनवाने गई थी, तो लौट रही थी, तो उसके साथ ये घटना हुई और 10 लोगों ने उसके साथ गैंग रेप किया है। अब ये कि इसमें यूपी सरकार को, अपनी पुलिस वास्तव में बहुत शर्मनाक घटना है। खाली तब तारीफ करते हैं वह कि भाई वो पुरस्कार विजेता है, अगर वो संभल में वहाँ कुछ बोल रहा है तो भाई सीओ साहब वहाँ बोल रहे हैं, नमाज वहाँ पुलिस की तारीफ हो रही है, काली पट्टी वाले 2 लाख का वो भेजा जा रहा है, चक्का भरो, और यहाँ पर इतने बड़े बड़े कांड हो जा रहे हैं, तो उसमें पुलिस की भूमिका एकदम नगण्य नजर आ रही है। अब पकड़ भी रही है, तो मतलब पुलिस का भय खत्म हो गया। सर एक मामला, सुब्रमण्यम स्वामी जी हमारे देश के बहुत इंटेलेक्चुअल अर्थशास्त्री भी हैं, और कई विश्वविद्यालय में दुनिया भर के पढ़ाया वढ़ाया उन्होंने। उनके पास प्रिय 2 ही मुद्दे होते हैं, आप उनसे अगर शायद सपने में भी इंटरव्यू लीजिए तो उनके पास सोनिया गांधी होती है या फिर मोदी होते हैं, 2 ही होते हैं। अब लेकिन एक तीसरा करेक्टर उनकी जिंदगी में आया है, अब वो है आदरणीय योगी जी, हमारे मुख्यमंत्री उत्तर प्रदेश के। तो सुब्रमण्यम स्वामी ने पोस्ट किया जिससे दलितों में उबाल आ गया। अब मामला ये था कि सुब्रमण्यम स्वामी ने टांडा सूफी गांव में दलित उत्पीड़न का एक मामला उठाया है। उन्होंने एक्स पर कुछ क्षत्रिय समाज के लोगों पर दलित उत्पीड़न की बात कही है। उन्होंने साफ क्षत्रिय का नाम लिया है सर। जहाँ पर गांव की कृष्णा देवी पत्नी शिव प्रसाद धोबी ने 12 अप्रैल को स्थानीय थाने पर तहरीर देकर गांव के ही रामचंद्र सिंह पर अपने द्वारा किए जा रहे मंदिर निर्माण को रुकवाने तथा उन्हें जाति सूचक गालियां व निर्माण उजाड़ देने की धमकी देने का आरोप लगाया। अभी एक चीज और बताते हैं, बार एंड बेंच की खबर है, एक इलाहाबाद हाई कोर्ट जो है वो डंपिंग यार्ड हो गया है, वहाँ एक जज साहब आदरणीय आए हुए हैं ट्रांसफर होके, उन्होंने अपना पूरा चैम्बर धुलवाया है। सिर्फ इसलिए धुलवाया चैम्बर कि उससे पहले जो जज साहब थे वहां पर वो दलित थे। ये मानसिकता है, जब ये कोर्ट की मानसिकता है, जो जहाँ न्याय की आशा होती है, तो उन्होंने कितना न्याय किया होगा। किसी दलित का अगर मुकदमा गया होगा तो उन्होंने क्या किया होगा, ये आप सोच सकते हैं। सुब्रमण्यम स्वामी पे क्या कहेंगे सर? अब सुब्रमण्यम स्वामी ने तो एक जैसे इंसानी फरीजा होता है कि किसी के साथ अगर ज्यादती हो रही है, न्याय हो रहा है, तो आदमी आवाज़ बुलंद करता है। तो बहुत बड़े देश के नेता रहे हैं और अभी भी हैं वो राज्यसभा में, और वो बार बार चुने जाते रहे हैं। सुब्रमण्यम स्वामी इंटेलेक्चुअल पर्सन है, बहुत हाँ, मतलब ये बहुत बड़े अर्थशास्त्री हैं हमारे देश में, वो पूर्व मंत्री रह चुके हैं। और नेशनल हेराल्ड वाला मामला भी उन्हीं के सौजन्य से चल रहा है। वो कहते भी थे अपने इंटरव्यू में कि मैं सोनिया गांधी को जेल भिजवाऊंगा। हाँ, उनके जीवन में 2 ही उद्देश्य हाँ, हैं, 2 उद्देश्य, मोदी और सोनिया गांधी, बस। अब ये यहाँ पर ये उन्होंने दलित का उत्पीड़न का मामला उठाया, तो बहरहाल ये सोचने लायक बात है कि एक जिम्मेदार नेता अगर ये बात कह रहा है तो उसके पीछे ज़रूर कोई बात होगी कि वो क्यों इस बात को उठा रहा है। अब उसने उठाया तो पुलिस को उस पर कार्रवाई करनी चाहिए, ताकि ये हो कि ज्यादती ना हो और उसको इंसाफ मिले। एक सर आपकी बहुत प्रिय अभिनेत्री है कंगना रनौत जी, जी, उनका एक मामला आया है कि 91,000 का है, तो पुराना मामला 91,000 का बिजली का बिल वाला मामला। अब वो बोलती हैं, बहुत अच्छा बोलती हैं, और उन्होंने ही बताया था, हमको तो ज्ञान ही नहीं था कि 2014 के बाद देशवा आजाद हुआ है, 1947 वाला फर्जी था, 2014 बाद हुआ है, उसके बाद जान पाए। कंगना जी का इसके लिए धन्यवाद। लेकिन उन्होंने मूवी बढ़िया बनाई इमरजेंसी, इसके लिए मैं उनकी तारीफ करूंगा। उन्होंने सत्यता दिखाई, उसमें उन्होंने इंदिरा गांधी के बोल्डनेस को दिखाया, इसके लिए उनको सैल्यूट है। क्या कहेंगे सर?
नहीं देखिए, जहाँ तक वो कंगना रनौत की बात है, अगर बिजली का बिल उनका बढ़ा हुआ था तो तमाम लोगों का आता है। कोई इस तरीके से किसी सभा में या वहाँ पर कहता है, आप तो जो सांसद हैं वहाँ से, मंडी से, हिमाचल के, और आप वहाँ सभा में ये बात कह रही हैं। प्रबंध निदेशक ने उससे सफाई भी दी हाँ, बिजली विद्युत अब बोर्ड की। चूंकि हिमाचल में वो सरकार किसकी है क्या है, तो उसको सरकारी मतलब सियासी अंदाज में वो उठा रही हैं कि मेरा 5,500 का बिल आता था और मुझे 1 लाख का बिजली का बिल भेज दिया। जब ये बात पहुंची है तो एमडी ने, जो बिजली विभाग का है वहाँ का, उसने जो है इनकी पूरी जो है कच्चा चिट्ठा निकाला, तो पता ये चला कि इसमें कई महीने का एरियर जुड़ा हुआ है और हर माह का कितना कितना यूनिट हुआ है इस्तेमाल और कितना बिल बना है और कब से नहीं अदा किया गया, उजाला गया। तो उसके बाद से कंगना रनौत हो गई चुप, चुप्पी साध गई हैं। लेकिन उन्होंने इस मुद्दे को टोटल राजनीति सियासी बनाने की पूरी कोशिश की, ये अफसोसनाक है। एक सर, आप लोग मेहुल चौकसी पे आते हैं, आज पूरा गोदी मीडिया जुटा होगा सुबह से, तो तरसुमलाड़ा को ले आए थे, उस पर सब तीर मार रहे थे। उसमें एक नया एंगल दिया था कि दुबई के भाई के इशारे पर वो ताज होटल पे हमला हुआ था। अब मुझे नहीं समझ में आता भैया, दाऊद दुबई के भाई मतलब कौन? दाऊद इब्राहिम। दाऊद इब्राहिम की उम्र इस समय 80-85 के आसपास होगी। जो मतलब लास्ट जानकारी थी मीडिया के माध्यम से कि उनको कई बीमारियां हो चुकी हैं, तो ये तो नया एंगल ले आते हैं, आज तक कुछ करवड़ नहीं पाए। अब मेहुल चौकसी के बारे में आज सब लगे हैं, क्योंकि मामला टैरिफ पे कोई बोल रहा, मोदी जी ने अभी एक शब्द नहीं बोला है टैरिफ पे, ना मणिपुर पे ना टैरिफ पे। पूरा ट्रंप पिला पड़ा है, लेकिन कुछ नहीं, मोदी को कोई फर्क नहीं पड़ता है। और निर्मला सीतारमण अभी घूम रही थी इंग्लैंड, ये भी याद रखिएगा। तो मेहुल चौकसी भाई जो है उनको गिरफ्तार किया गया है। अब गिरफ्तार तो वो हो गए, चलिए कोई बात नहीं। और वो किस मामले में गिरफ्तार किया गया? यहाँ से एक एप्लीकेशन दी गई थी, रेड कॉर्नर नोटिस उनके खिलाफ जारी नहीं हुआ अभी तक, लेकिन पीएनबी में 13,000 करोड़ रुपए का धोखाधड़ी का मामला था। अब वो तंजानिया में गिरफ्तार किए गए। अब उनके वकील का कहना है कि केंद्रीय अन्वेषण ब्यूरो यानी सीबीआई और प्रवर्तन निदेशालय ईडी के प्रत्यर्पण अनुरोध के आधार से कार्रवाई की गई है और भारतीय जांच एजेंसियां उसे जल्दी ही भारत वापस लाने की तैयारी में जुटी हैं। इस बीच मेहुल चौकसी के जो वकील हैं विजय अग्रवाल, उन्होंने कहा कि वह इस गिरफ्तारी के खिलाफ अपील दायर करेंगे और प्रक्रिया शुरू करेंगे। वैसे भी वह इसमें प्रत्यर्पण इतना आसान नहीं है। क्यों? वो भी हम बता दे रहे हैं। उसका रीजन यह है कि उनके वकील का दावा है कि मेहुल को भगोड़ा भारत में घोषित नहीं किया गया है, क्योंकि वह भारतीय जांच एजेंसी के साथ सहयोग कर रहे हैं। उन्होंने ये भी कहा कि मेहुल भाई उससे जुड़ेंगे वीडियो कॉन्फ्रेंस के थ्रू। अब एक मजेदार बात बता दें आपको, मेहुल भाई भागे कब थे? 4 जनवरी 2018 को, जब अमृतकाल चल रहा था। और 5 नवंबर 2017 को दिल्ली के एक कार्यक्रम में, जिसमें हमारे प्रधानमंत्री अविनाशी पुरुष नरेंद्र भाई मोदी थे, उन्होंने कहा था, 5 नवंबर 2017 की बात है, सुबह 9 बजे का खबर थी, एनडीटीवी की है लाइव, उसको आप आर्काइव से निकाल कर देख सकते हैं, कि हमारे मेहुल भाई यहाँ बैठे हैं। ये मोदी जी के शब्द है, मेरे शब्द नहीं है, मेहुल भाई उनके थे। अब मेहुल भाई को लाएंगे कि नहीं लाएंगे सर? और उनसे बड़े नीरव मोदी, विजय माल्या, ये सब कब आएंगे? तो मेहुल भाई तो बहुत छोटी चीज है, 13,000 करोड़ का तो मामला है। तो एमपीए सब खत्म कर चुके हैं भाई। हम लोग से बैंक ले लेता है पैसा, आप पासबुक अपडेट बदलवाने चाहिए पैसा लगेगा, एटीएम आपको करना है पैसा लगेगा, आपको चेकबुक चाहिए पैसा लगेगा, आप पेटीएम से कई बार निकाल रहे हैं, एक ट्रांजेक्शन इतने से ज्यादा नहीं कर सकते, दूसरे एटीएम से आपने निकाला तो पैसा कटेगा। क्या कहेंगे सर? अब देखिए, चूंकि जब प्रधानमंत्री कह रहे हैं मेहुल भाई बैठे हुए हैं, हाँ, ये है 5 नवंबर 2017। नीरव भाई जो है हीरे बारीकी समझते हैं। हैं हमारे मेहुल भाई, हमारे नीरव भाई, हमारे फलां मोदी, हमारे ललित मोदी, हमारे फलां। तो जाहिर है कि ऐसे लोगों पर ये लेके होता है कि चूंकि प्रधानमंत्री के करीब में हैं तो शायद गिरफ्तार नहीं होंगे, नहीं आ पाएंगे। लेकिन ये कि वकील कह रहे बीमार भी हैं। हाँ, कि कानूनी कार्रवाई चलती रहती है। अब उस कानूनी कार्रवाई में जो एक्सट्रेडिशन, जो प्रत्यार्पण का, कि अब हमें उस देश से लाना है इनको, 13,000 करोड़ क्या उन्होंने गबन किया पंजाब नेशनल बैंक का, तो सबसे पहला तो सवाल यही है कि भागे कैसे हो? तो 4 जनवरी 2018 का है, 5 नवंबर को तो मैं कह रहा हूँ कि तब बैंक भी चुप था, सारे लोग चुप थे। जब वो निकल लिए हैं तो बात गर्मा गई। आपको याद होगा सर विजय माल्या, अब वो दिखाने के लिए ये हो रहा है सर नूरा कुश्ती। आपको याद होगा सर विजय माल्या साहब तो मेंबर ऑफ पार्लियामेंट थे राज्यसभा के, और जब जिस दिन वो गए थे सुबिरवा, वो संसद में
स्वर्गीय अरुण जेटली साहब से मिले थे हाँ और शाम को 3 सूटकेस लिए थे, जबकि रेड कॉर्नर नोटिस था, और शाम को फ्लाइट से बैठे विदेश चले गए थे, वो भी मोदी जी की सरकार में। तो ये तो जनता भी समझ रही है, जानती है और लगभग भूल चुकी है, लेकिन चूंकि कानूनी कार्रवाई है तो रह रहे ये होता है कि हम कोशिश में लगे हैं, हम लाएंगे, देश का धन है हाँ, हमारे। टैरिफ वैरिफ पे ना बोले, महंगाई ना बोले, तो ये पेट्रोल सब इतना चलता महंगा हुआ जा रहता रहा है, है। ये सब अब लोग धीरे धीरे भूल गए हैं, काला धन और वो आपके और दाऊद 5 किलो फुलाना, राशन मिल हाँ, रहा है, फुलाना बढ़िया, हिंदू होना, आप लोगों मुसलमान के है। लिए ये सब बात तो गौड़ हो गई है, बिल्कुल वो कोई मतलब उसका नहीं है। एक अब एक ये है कि ये बहरहाल कोशिश हो सकता है कि भाई एक सर आए। मामला अभी आजकल हिंदू मुसलमान वाला चल ही रहा है, तो बहती गंगा में हर कोई हाथ धोना चाहता है। अब बुलंदशहर में एक इंटर कॉलेज में एक कक्षा 9 का लड़का था, वो चोटी रखे था। अब उसके पिता ने वीडियो बनाया, सोशल मीडिया वायरल कर दिया कि भैया हमारे लड़के का नाम काट दिया गया स्कूल में इसलिए कि वो चोटी रखे था। प्रिंसिपल का कहना है वो फेल हो गया था। अब उनके पिताजी ने सोचा होगा इसमें हिंदू मुसलमान चल ही रहा है, इससे बढ़िया मुद्दा नहीं मिलेगा, बहती गंगा में हाथ धुल लो। क्या कहेंगे सर? हाँ सही कह रहे हैं आप कि एक वाकया पेश आया था, जी। मैंने भी उसको पढ़ा था, तो उसमें जब ये वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल होने लगा कि चुटिया रखे लड़के के, मतलब चोटी जो रखे है बच्चा अपने धार्मिक संस्कार को लेकर के रखे हुए है, सभी रखते हैं और रखना भी चाहिए, जिनका अपना धर्म है जो उसके मुताबिक करते हैं तो गलत नहीं। लेकिन उसके बाप ने जो बाद में कहानी सामने आई कि लड़का फेल हो गया था, तो लड़के को उसका बाप गया कि साहब पास कर दीजिए, तो प्रिंसिपल ने मना किया कि हम पास कैसे कर देंगे इसको, ये तो पढ़ाई में एकदम कमजोर है, हम पास नहीं हाँ, लेकिन करेंगे। चोटी रखे तो सनातनी है, हाँ, तो उसके इसीलिए बाप पास को कर ये देना समझ में चाहिए। आया कि फौरन उसने वहाँ उसकी फोटो खींची और उसकी पीछे की और उसको वापस कर दिया, और ये उसमें कहानी गढ़ दी कि ये चूंकि ये चोटी रखे हुए था इसलिए इसको स्कूल से निकाल दिया गया। तो ये अब बहुत बड़ा दंगा होते बच गया, वरना तो ये होता कि हाँ, वो साहब भी कहिए हिंदू थे, हिंदू सनातनी थे, थे, प्रिंसिपल ने सनातनी थे, कहा भी। प्रिंसिपल ने कहा कि, और पुलिस एक्टिव हो गई थी हाँ उसमें, जब ये सोशल हाँ, मीडिया प्रशासन पर पूरा। प्रशासन एक्टिव हो गया, फौरन भागा प्रिंसिपल के पास, प्रिंसिपल ने पूरा वाकया बताया, चूंकि वो कोई इस्लामी कॉलेज नहीं था, नहीं तो मुद्दा बन गया होता है। हाँ, काम में लग गया होता, तो ये पक्का सब था। तो बहरहाल अब क्या कहा जाए, तमाम ऐसे वाक़े सामने आ रहे हैं जिसमें फर्दीगिरी करके दंगे कराने की कोशिश की जा रही है, चाहे वो कोई मुसलमान गौ मांस फेंक के अभी मस्जिद में कहाँ खुद ही फेंक दिया उसने, और दंगा कर रामनवमी पर कराना चाह रहा था। तो कुल मिला के आज के लिए इतना ही। मोदी जी ने जब गुजरात का दंगा हुआ था उसके बाद एक इंटरव्यू में कहा था, मुझे बहुत कायदे से याद है, वो शब्द याद है। उनसे पूछा गया था कि इतने लोग मर गए, आपको दुख होता है कि नहीं, क्या कहेंगे? तो उन्होंने कहा था कि कुत्ते का पिल्ला भी मर जाता है तो दुख होता है। अब आप इससे समझ लीजिए कि मोदी जी किस वक्त के बारे में कितनी संवेदना रखते हैं। आज के लिए इतना ही, धन्यवाद। नमस्कार।